हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी डोंट लुक अप मूवी को। ये मूवी 2021 में रिलीज हुई है। मूवी की IMDb रेटिंग है 7.3 आउट ऑफ 10। तो मूवी काफी अच्छी है, ध्यान से देखना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मूवी आपको कैसी लगी। कहानी की शुरुआत में हम मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी की एस्ट्रोनॉमी PhD कैंडिडेट केट को एक लैब में टेलीस्कोप से स्पेस की एक्टिविटी मॉनिटर करते हुए देखते हैं। तभी उसे जुपिटर की ऑर्बिट के पास एक कॉमेट यानी धूमकेतु नजर आती है। वो बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वही पहले इंसान है जिसने उस धूमकेतु को पहली बार डिस्कवर किया है। केट अपनी प्रोफेसर रैंडल मिंडी को ये बात बताती है। मिंडी कैलकुलेट करके पता लगाता है कि वो धूमकेतु 5 से 10 किलोमीटर बड़ा है, जो आने वाली 6 महीना और 14 दिन में पृथ्वी से टकराने वाली है और टकराने के बाद पूरी प्लेनेट में एक्सटेंशन इवेंट हो सकती है, जिससे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, कोई भी नहीं बचेगा। ये जानने के बाद मिंडी और केट काफी डर जाते हैं और मिंडी नासा में कॉल लगाता है। तो नासा प्लैनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस हेड डॉक्टर टेडी इंटरनली ये बात कंफर्म करते हैं। डॉक्टर टेडी उन्हें ये बात कैम्ब्रिज, कैलटेक और IU वालों को बताने के लिए कहता है। नासा वाले मिंडी और केट को DC लाने के लिए फ्लाइट भेजते हैं, तो वो दोनों उसी वक्त DC जाने के लिए निकल पड़ते हैं। अगले दिन वो दोनों डॉक्टर टेडी से मिलते हैं और तीनों मिलकर व्हाइट हाउस जाते हैं प्रेसिडेंट जेनी ऑर्लिन से मिलने। वहाँ मौजूद जनरल थीम्स उन्हें प्रेसिडेंट के फ्री होने तक इंतजार करने के लिए कहता है। उन्हें इंतजार करते हुए काफी टाइम हो जाती है, तो जनरल उनके लिए खाने का इंतजाम करता है और खाने के बदले उनसे पैसा भी लेता है। इंतजार करते हुए उन्हें रात हो जाती है, पर अभी भी वो लोग प्रेसिडेंट से मिल नहीं पाते। केट पानी पीने के लिए पेंट्री में जाती है और एक पानी का बोतल उठा के वहाँ बैठी एक औरत से पूछती है कि इसका पैसा कहाँ पे करना है। तो वो औरत बताती है कि वहाँ खाना पीना सब फ्री है। ये सुन के केट और बाकी के लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि अब तक जनरल उन्हें बेवकूफ बना रहा था। उसने खाने के लिए उनसे पैसा लिया था। काफी टाइम हो जाने के कारण वो लोग प्रेसिडेंट से उस दिन मिल नहीं पाते, तो वो रात एक होटल में गुजारते हैं। अगले दिन वो लोग दोबारा व्हाइट हाउस आते हैं, जहां वो फाइनली प्रेसिडेंट जेनी से मिलते हैं। प्रेसिडेंट उन्हें 20 मिनट का टाइम देते हैं। वहाँ प्रेसिडेंट का बेटा जेसन भी मौजूद था। फिर वो लोग प्रेसिडेंट जेनी को बताते हैं कि बिलियन हिरोशिमा बॉम्ब्स के बराबर एक धूमकेतु सीधा अर्थ की तरफ बढ़ रही है, जो पैसिफिक ओशियन पे हिट करेगा। अगर वो पृथ्वी से टकराती है तो 1 किलोमीटर से भी ऊंची सुनामी और 10 या 11 मैग्नीट्यूड भूकंप आएगी, जिसका असर पूरी पृथ्वी पर होगी, जिससे सब तबाह हो जाएगी और ऐसा होने का 100% चांस है। डॉक्टर टेडी बताते हैं कि अगर हमें अर्थ को बचाना है तो हम नासा वाले ड्रोन्स पर न्यूक्लियर बॉम्ब लगा के उस धूमकेतु के पास भेजेंगे, जिससे धूमकेतु का रास्ता बदल सके। पर प्रेसिडेंट और उनका बेटा इस बात को सीरियसली नहीं लेते। वो बस इलेक्शन की बातें करने लगती है और बताती है कि उन्होंने आज तक ऐसी बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड किया है। वो लोग उन्हें शांति से बैठ के सिचुएशन को ऑब्जर्व करने के लिए कहते हैं। इस बात से केट गुस्सा हो जाती है, जिससे प्रेसिडेंट का बेटा जेसन से उसकी थोड़ी बहस हो जाती है। वो लोग अपने कुछ साइंटिस्ट से इस बारे में बात करेंगे, ऐसा बता के उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। वहाँ से निकल के वो लोग ये बात न्यूज में लीक करने का डिसाइड करते हैं। केट बताती है कि उसकी बॉयफ्रेंड फिलिप न्यूयॉर्क हेरोल्ड का अदुल ग्रिलियो नाम का एक मशहूर रिपोर्टर को जानता है, जो उनकी मदद कर सकता है। फिर हम बैश मोबाइल कंपनी का फाउंडर और CEO पीटर ईशरवेल को अपने न्यू मोबाइल को लॉन्च करते हुए देखते हैं। पीटर का एक स्पेस एजेंसी भी होती है। फोन लॉन्चिंग प्रोग्राम खत्म होने के बाद पीटर का सेक्रेटरी उसे उसी धूमकेतु के रिलेटेड कुछ फोटोज देती है, जो पॉल डिवेंट नाम का एक आदमी ने उसके लिए भेजा था। उधर हम केट और मिंडी को द न्यूयॉर्क हेरोल्ड न्यूज एजेंसी में रिपोर्टर आदुल और वहाँ के कुछ लोगों के साथ धूमकेतु के बारे में बातें करते हुए देखते हैं। वो लोग उनकी बातों को सीरियसली लेते हैं और जल्दी काम शुरू करने का डिसाइड करते हैं। वो लोग केट और मिंडी को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक करने के लिए लॉयर हायर करने के लिए कहते हैं, जो सुन के वो दोनों थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं। फिर एजेंसी के लोग उन दोनों को उनका द डेली रिप नाम का एक टीवी शो में सुबह का आर्टिकल दिखाने से पहले आने के लिए कहते हैं। अगले दिन सुबह मिंडी और केट उस शो के लिए पहुंचते हैं, जहां वो दोनों रिपोर्टर जेक और ब्री से मिलते हैं। दूसरी तरफ मिंडी का फैमिली और केट की बॉयफ्रेंड ये शो देख रहा होता है। उधर वो न्यूज़पेपर एजेंसी वाले व्हाइट हाउस में कांटेक्ट करते हैं, तो वो लोग झूठ बोल देते हैं कि वो लोग मिंडी और केट से कभी
मिले ही नहीं थे। इंटरव्यू शुरू होती है और वो दोनों धूमकेतु के बारे में सबको बताते हैं, पर जेक और ब्री उनकी बातों को मजाक में लेते हैं, जिससे केट उन पे गुस्सा होकर चिल्ला के वहाँ से रोते हुए चली जाती है और इंटरव्यू बेकार जाती है। कोई उनकी बात को सीरियसली नहीं लेते। केट की ऐसी रिएक्शन की वजह से मीडिया के बहुत सारे लोग उसका मजाक बनाते हुए उसे ट्रोल करते हैं, पर मिंडी का कैजुअल बिहेवियर पब्लिक को पसंद आती है तो वो काफी फेमस हो जाता है। इन सब घटना के बाद नासा का हेड डॉक्टर जोसेलाइन कैल्डर यूएस प्रेसिडेंट जेनी की ऑर्डर को फॉलो करते हुए मिंडी और केट की बातों को मीनिंगलेस डिक्लेयर कर देते हैं, जिससे वो न्यूज़पेपर एजेंसी वाले भी इस टॉपिक पे और कोई बात करने से मना कर देते हैं। तभी अचानक केट देखती है कि उसकी बॉयफ्रेंड ने पब्लिकली एक पोस्ट किया है कि वो केट के साथ रिलेशन में था, पर अब उसने ब्रेकअप कर लिया। ये देख के केट रोने लग जाती है। फिर हम न्यूज में ये बताते हुए देखते हैं कि प्रेसिडेंट जेनी ने अपनी सुप्रीम कोर्ट नॉमिनी को अपनी कुछ पर्सनल फोटोज भेजा है और उन दोनों के बीच अफेयर चल रहा है, जो मीडिया में लीक हो गई है। इससे लोगों के लिए प्रेसिडेंट की इमेज खराब हो जाती है, जिसका असर सीधा इलेक्शन पर पड़ने वाली है। तो प्रेसिडेंट को कोई इशू चाहिए था अपनी इमेज ठीक करने के लिए, इसलिए वो मिंडी, केट और डॉक्टर टेडी को उनके घर से उठा लाते हैं और बताते हैं कि उन्होंने अपनी साइंटिस्ट से उस धूमकेतु के बारे में डिस्कस किया और वो लोग भी उनके साथ सहमत है, इसलिए वो इस मैटर को देखेंगे। फिर एक दिन प्रेसिडेंट इमरजेंसी सिचुएशन जारी करके एक कॉन्फ्रेंस अरेंज करती है, जिसमें अमेरिकन लोगों के लिए वो अपना स्टेटमेंट देती है उस धूमकेतु के बारे में और बताती है कि वो डीकमीशन स्पेस शटल्स और सैटेलाइट के जरिए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के थ्रू धूमकेतु को पृथ्वी से टकराने से पहले ही खत्म कर देंगे। इस काम के लिए वो बेनेडिक्ट ड्रेस्क नाम का एक आर्मी मैन को चुनते हैं। अब ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है, पर अभी भी लोग इस बात को सीरियसली नहीं लेते। फिर हम मिंडी को दोबारा उसी न्यूज चैनल में जेक और ब्री के साथ इंटरव्यू में देखते हैं, जहाँ ब्री मिंडी के साथ फ्लर्ट करती है और उन दोनों के बीच अफेयर शुरू हो जाती है। अब देखते ही देखते मिशन लॉन्च का दिन आ जाती है और उसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोफेसर मिंडी को दिया जाता है, जिसका केट को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि उस कॉमेट को केट ने पहली बार डिस्कवर किया था, जिसका उसे कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा था। तभी वह बेस मोबाइल कंपनी का फाउंडर पीटर आता है और प्रेसिडेंट जेनी को बाहर ले जाकर कुछ बातें करता है अकेले में। उधर सभी रॉकेट्स मिसाइल के साथ सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया जाता है, जिसे देख के सब लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद सभी मिसाइल वापस अर्थ पर आ जाती है, तो पता चलता है कि उस मिशन को अचानक कैंसिल कर दिया गया है। पर ऐसा क्यों हुआ, किसी को कुछ भी पता नहीं था। डॉक्टर टेडी, मिंडी और केट एक रूम में बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ जेसन आकर बताता है कि डॉक्टर मिंडी को अब व्हाइट हाउस का चीफ साइंस एडवाइजर बना दिया गया है और उन्हें एक मीटिंग अटेंड करने के लिए बुलाता है। डॉक्टर टेडी और केट को वही इंतजार करने के लिए कहा जाता है। मीटिंग में प्रेसिडेंट जेनी और पीटर बताते हैं कि हाल ही में बेस कंपनी का काबिल एस्ट्रोजियोलॉजिस्ट उस धूमकेतु पर स्पेक्ट्रोमीटर रीडिंग किया है, जिससे पता चला है कि उस धूमकेतु में 32 ट्रिलियन डॉलर के बराबर वैल्यूएबल मिनरल्स है, जो सेलफोन और कंप्यूटर बनाने में यूज होती है और आजकल पूरी दुनिया में उसकी कमी चल रही है और बेस कंपनी को उस मटेरियल की जरूरत है, इसलिए उन्होंने उस मिशन को बीच में ही रोक दिया था। असल में पीटर को जब ये बात पता चला था, तो वो मिशन के दौरान प्रेसिडेंट को बुला के उनके साथ डील किया था कि उस मटेरियल को पाने के बाद पीटर और ज्यादा अमीर बिजनेसमैन बन जाएगा और प्रेसिडेंट जेनी और उनकी पार्टी को मदद करेगा। इसलिए उसकी बातों में आकर प्रेसिडेंट ने मिशन को अबॉर्ट कर दिया था। पीटर अपना प्लान बताता है कि उसकी कंपनी का बनाया हुआ ड्रोन्स की मदद से वो स्पेस में ही पूरी धूमकेतु के छोटे छोटे टुकड़े करके पैसिफिक ओशियन में फेंक देंगे, जहां उन्हें यूएस नेवी जहाज अपने कब्जे में कर लेंगे और जैसे ही वो खजाना उनके हाथ लगेगा, पूरी दुनिया से गरीबी मिट जाएगी। ये सब सुन के डॉक्टर मिंडी काफी हैरान हो जाता है और उन सबको समझाने की कोशिश करता है कि ये काफी बड़ा कॉमेट है, उनका प्लान फेल हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, हम सब मारे जाएंगे, तो इतने सारे खजाने का क्या करेंगे। पर प्रेसिडेंट उसे चुप करा देती है, जिसे ना चाहते हुए भी मिंडी चुपचाप उनकी बातें सुनता रहता है। मीटिंग खत्म होने के बाद प्रोफेसर मिंडी केट और डॉक्टर टेडी के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है और उन्हें पीटर के प्लान के बारे में बताता है, जो सुन के केट काफी गुस्सा हो जाती है और जोर जोर से बोलने लगती है कि वो धूमकेतु काफी बड़ी है, उनका प्लान फेल हो जाएगा। उसकी ये सारी बातें वहाँ की एक लेडी और एक आदमी सुन लेते हैं और उनके पास व्हाइट हाउस का बैच देख के उनसे इस बारे में सच बताने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। केट ऑलरेडी प्रेसिडेंट पे भड़की हुई थी, इसलिए वो चिल्ला चिल्ला के वहाँ सबको बता देती है कि प्रेसिडेंट और बेस कंपनी वाले उस कॉमेट को पृथ्वी से टकराने देंगे, क्योंकि उसमें बहुत कीमती मिनरल्स है जो उन्हें चाहिए। ये सुन के
वहाँ के लोग गुस्सा हो जाते हैं और चारों तरफ तोड़फोड़ कर देते हैं। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पब्लिक में लीक करने के लिए प्रेसिडेंट के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट केट को अपने कब्जे में ले लेते हैं और उसे रिहा करने के बदले एक पिटीशन में साइन करवा लेते हैं, जिसके मुताबिक आगे से वो कोई भी पब्लिक मीडिया के साथ बात नहीं करेगी, उस धूमकेतु और बैश कंपनी के खिलाफ कोई भी गलत बात नहीं बोलेगी। केट उनकी बातें मान लेती है और उसमें साइन कर देती है, जिससे उसे छोड़ दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में कुछ लोग ये मान रहे थे कि धूमकेतु यानी कॉमेट के आने से इकोनॉमी बेहतर होगा, उनकी फ्यूचर अच्छा होगा, उन्हें अच्छा जॉब मिलेगी, और कुछ लोग धूमकेतु को पृथ्वी से टकराने देने के डिसीजन के खिलाफ होते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग ये मान रहे थे कि कोई कॉमेट है ही नहीं। केट घर वापस आती है तो उसके पेरेंट्स भी उसके खिलाफ हो जाते हैं और उसे घर से निकाल देते हैं। डॉक्टर मिंडी एक वीडियो बनाते हुए पब्लिक को बताता है कि इस टाइम लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल और कंफ्यूजन होंगे, इसलिए बैश कंपनी ने यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करके एक हॉटलाइन नंबर खोला है, जहां से पब्लिक को उनके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। फिर एक दिन मिंडी को उसकी पत्नी जून रिपोर्टर ब्री के साथ रंगे हाथ पकड़ लेती है। जून को उनके अफेयर के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो मिंडी को छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ केट अब इन सब मैटर को इग्नोर करके एक शॉप में जॉब ज्वाइन करती है, जहाँ उसे कुछ बॉयज पहचान लेते हैं और बताते हैं कि वो सब उसकी बहुत बड़े फैन हैं और वो लोग प्रेसिडेंट के खिलाफ है, तो केट को उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, पर केट उन्हें इग्नोर करती है, तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उधर हम पीटर को बैश कंपनी का बनाया हुआ ड्रोन मिंडी को दिखाते हुए देखते हैं। पीटर उस ड्रोन का नाम रखता है प्राइमो। मिंडी ड्रोन को देखने के बाद पीटर से पूछता है कि क्या उस ड्रोन को काम में लगाने से पहले पीयर रिव्यू प्रोसेस किया गया है, और इस पूरे मिशन को पीटर एक बिजनेस की नजर से तो नहीं देख रहा। उसके इन सब सवालों से पीटर उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे उल्टा सीधा सुना के वहाँ से चला जाता है। प्रेसिडेंट भी मिंडी को चुप रहने के लिए कहती है। मिंडी समझ जाता है कि प्रेसिडेंट और बैश के लोग बस अपने बारे में देख रहे हैं, उन्हें बस पैसों की पड़ी है, उनका मिशन कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। उधर हम केट को उसी बॉयज के साथ देखते हैं जो उसी शॉप में मिले थे, और देखते हैं कि कॉमेट का पृथ्वी से टकराने में अब बस 25 दिन बाकी रह गया है। फिर हम मिंडी को दोबारा जेक और ब्री के साथ उसी शो की इंटरव्यू में देखते हैं, जहां मिंडी इस बार केट की तरह उन पे भड़क जाता है और लाइव चिल्ला चिल्ला के सबको बताता है कि माउंट एवरेस्ट के बराबर एक कॉमेट अर्थ को हिट करने वाला है और हम इस बात को लाइटली नहीं ले सकते। जब हमें मौका मिला था तभी हमें उस कॉमेट को खत्म कर देना चाहिए था। यूएस प्रेसिडेंट सबको झूठ बोल रही है, वो लोग बस खजाने के लिए उस कॉमेट को पृथ्वी से टकराने देंगे, और जो भी साइंटिस्ट उनके खिलाफ बोल रहे हैं वो उन सबको काम से निकाल रहे हैं, हम सब मरने वाले हैं। अब मिंडी को भी एडमिनिस्ट्रेशन वाले पकड़ लेते हैं। इस बात से ब्री भी भड़क जाती है और मिंडी से ब्रेकअप कर लेती है। उधर हम केट को यूल नाम का एक लड़के के साथ छत पे लेटे हुए बातें करते हुए देखते हैं, जहां अचानक केट उस कॉमेट को देखती है जो अर्थ के बहुत ज्यादा करीब आ गया था, जिसे अब लोग खाली आंखों से भी देख पा रहे थे। उधर मिंडी अपने घर के तरफ जाते हुए रास्ते में कॉमेट को आसमान में देखता है और बाकी सबको भी दिखाता है। केट मिंडी को कॉल लगाती है और दोनों मिलते हैं। वो दोनों मिलके लोगों को अलर्ट करने के लिए लुकअप नाम का एक सोशल मीडिया प्रोटेस्ट कैंपेन स्टार्ट करते हैं प्रेसिडेंट और बैश कंपनी के खिलाफ, जिसमें वो लोगों को आसमान में कॉमेट देखने के लिए कहते हैं और इसका खतरा समझाते हैं। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट जेनी डोंट लुक अप नाम का एक प्रोग्राम अरेंज करके लोगों को केट और मिंडी के खिलाफ भड़काते हैं, जहाँ कुछ लोग प्रेसिडेंट को सपोर्ट करते हैं तो कुछ लोग केट और मिंडी को। इसके बाद हम डॉक्टर टेडी को केट और मिंडी के साथ बातें करते हुए सुनते हैं कि प्रेसिडेंट जेनी और बैश ने रशिया, इंडिया और चाइना को मिनरल्स का राइट देने से मना किया है, तो उन्होंने मिलकर कॉमेट को खत्म करने के लिए एक मिशन शुरू किया था। करीब 40 मिनट पहले रशिया के बाइकोनर लॉन्च कॉम्प्लेक्स में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिससे उनका मिशन फेल हो गया। ये सुन के उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब देखते ही देखते बैश कंपनी का मिशन लॉन्च का दिन आ जाती है। कंट्रोल रूम में प्रेसिडेंट जेनी पीटर के साथ मजाक करते हुए पूछती है कि बताओ तुम्हारे एल्गोरिदम के हिसाब से मैं कैसे मरने वाली हूँ, तो पीटर बताता है कि उसे ब्रॉन्टेरॉक नाम का कोई चीज खा जाएगा। ये सुन के वो हंसने लगती है। उधर मिंडी और केट को समझ आ गया था कि अब कुछ नहीं होने वाला, वो लोग मरने वाले हैं। इसलिए मिंडी, केट और उसके बॉयफ्रेंड यूल मिंडी के फैमिली के पास जाते हैं। मिंडी अपनी वाइफ जून से माफी मांगता है तो वो उसे माफ कर देती है। डॉक्टर टेडी भी उन्हें ज्वाइन करता है और वो सब मिलके
के एक आखिरी डिनर अरेंज करते हैं। दूसरी तरफ बैश वाले उनका 30 ड्रोन सक्सेसफुली लॉन्च कर देते हैं, पर लॉन्च के टाइम 4 ड्रोन में कुछ खराबी आने के कारण वो ब्लास्ट हो जाती है और बाकी के 24 ड्रोन सही से कॉमेट तक पहुंच जाते हैं। पर फिर से 2 ड्रोन लैंडिंग में प्रॉब्लम आने की वजह से खराब हो जाती है और ऐसा करके बाकी बचे हुए ड्रोन्स भी खराब हो जाती है। सिचुएशन देख के प्रेसिडेंट जेनी और पीटर रेस्टरूम जाने के बहाने वहां से निकल पड़ते हैं, जेसन को वही छोड़ के। उन्हें ऐसा करता हुआ देख के वहाँ मौजूद बाकी सारे लोग समझ जाते हैं कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं और वो लोग भी वहाँ से भाग जाते हैं अपनी फैमिली से मिलने, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि अब कुछ नहीं होने वाला, वो सब लोग मरने वाले हैं। उधर प्रेसिडेंट जेनी और पीटर हेलीकॉप्टर से एक स्पेसशिप तक पहुँचते हैं पृथ्वी से बाहर निकलने के लिए, और प्रेसिडेंट जेनी मिंडी को कॉल लगा के बताती है कि वो लोग वहाँ से निकल रहे हैं एक शिप से जिसके अंदर टोटल 2000 लोगों के लिए क्रायो चेम्बर्स है, जिसके अंदर इंसान हजारों सालों से भी ज्यादा टाइम बिना खाए पिए सोने की हालत में जिंदा रह सकता है। वो लोग पास के अर्थ जैसा दिखने वाला एक प्लेनेट में जा रहे हैं जो गोल्डीलॉक्स जोन में है। वो मिंडी को 2 लोगों के चेम्बर के लिए ऑफर करती है, पर मिंडी आने से मना कर देता है क्योंकि वो इस आखिरी पल में अपनी पूरी फैमिली के साथ रहना चाहता है। वो प्रेसिडेंट और उनका बेटा जेसन को फ्यूचर मुबारक कहता है, जिससे प्रेसिडेंट को याद आती है कि वो अपने बेटे को वही कंट्रोल रूम में भूल के आ गई। वही दूसरे तरफ अब पूरी दुनिया के लोगों को समझ आ गया था कि वो मरने वाले हैं, अब कुछ नहीं होने वाला। मिंडी और बाकी के लोग अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ के भगवान को याद करते हैं। अब वो आखिरी पल आ जाती है जिसे देख के सब लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और देखते ही देखते कॉमेट पृथ्वी से टकरा जाती है। चारों तरफ तबाही फैल जाती है। मिंडी और बाकी के लोग डिनर कर रहे होते हैं, तभी उनका घर और सारी चीजें हिलने लगती है, पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। इसके बाद सीन कट होके हमें 22,740 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां प्रेसिडेंट पीटर और बाकी सारे लोग जो पृथ्वी जैसा दिखने वाला प्लेनेट के लिए निकले थे, वो उस प्लेनेट में पहुंच के अपने क्रायो चेम्बर से बाहर निकलते हैं। वहाँ प्रेसिडेंट जेनी को एक बहुत ही सुंदर क्रिएचर नजर आती है। उसे देख के वो उसके तरफ बढ़ती है कि तभी अचानक वो क्रिएचर उस पर हमला करके उसे खा जाती है। इसे देख के पीटर बताता है कि शायद उस क्रिएचर का नाम ब्रॉन्टेरॉक है, क्योंकि उसने जेनी को अपनी एल्गोरिदम के हिसाब से बताया था कि उसे ब्रॉन्टेरॉक नाम का कोई चीज खा जाएगा, और वैसा ही होता है। फिर हम देखते हैं कि उन सभी इंसानों को वही क्रिएचर चारों तरफ से घेर लेते हैं। मूवी की पोस्ट क्रेडिट सीन में हम जेसन को पत्थरों के नीचे से जिंदा निकलता हुआ देखते हैं। वो अपनी माँ को चिल्ला के बुलाने लगता है और अपने पास रखा हुआ फोन से लाइव आकर कहता है कि मैं इस दुनिया का आखिरी बचा हुआ इंसान हूँ, बाकी सब बर्बाद हो चुके हैं, बस लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अब उसके तरह मैं भी बोलना चाहूंगी कि मूवी अच्छी लगी हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।